हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हूँ हिस्ट्री का। जो क्लास 10th का सब्जेक्ट है, जो टॉपिक का नाम है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन किस तरह हुआ था इंडो चाइना में। उसका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पर आएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको लिए साबित होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। उपनिवेशकारों की सभ्यता मिशन का क्या अर्थ था? एगो हुयन फूसो के बारे में लिखना है। तो इसका आंसर होगा उपनिवेशवाद में आर्थिक शोषण के अतिरिक्त उपनिवेशों का सब बनाने का विचार भी काम कर रहा था। जिस तरह भारत का अंग्रेज दावा करते थे, उसी प्रकार फ्रांसीसियों का दावा था कि वे वियतनाम के लोगों के आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहा है। उनका विश्वास था कि यूरोप में सबसे विकसित सभ्यता काम हो चुका है, इसलिए वे मानते थे कि उपनिवेश में आधुनिक विचारों का प्रसार करना यूरोपियों का ही दायित्व है, और इस दायित्व की पूर्ति करने के लिए अगर उन्हें स्थानीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं को भी नष्ट करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे भी यूरोपीय शासक इन संस्कृति, धर्म, परंपराओं को पुराना व बेकार मानते थे। उन्हें लगता था कि वे चीज़ें आधुनिक विकास को रोकती थी। नेक्स्ट देखेंगे, हुयन फूसू का हुयन फूसू के बारे में देखेंगे। हुयन फूसू हुआ आंदोलन के संस्थापक थे। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन 19वीं सदी के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में से उपजे विचारों से प्रेरित था। हुइफिसो जादू, एना और गरीबों की मदद किया करते थे। व्यर्थ के खर्चों के खिलाफ उनके उपदेशों का लोगों पर काफ़ी असर था। वे बालिका वधुओं की खरीद फरोख्त व शराब के अफीम के प्रबल विरोधी थे। फ्रांसीसी ने फू के आंदोलन को कुचल का प्रयास किया। उन्होंने फूसू को पागल घोषित कर दिया गया। फ्रांसीसी उन्हें पागल बोंजे कहकर बुलाते थे। 14 फ्रांसीसी डॉक्टरों ने मान लिया कि वो पागल नहीं है। इसके बाद वह वियतनाम से निष्कासित कर के लाओस भेज दिया। फिर नेक्स्ट देखेंगे, वियतनाम के व्याख्या करना है। वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूल पढ़ाई सफलतापूर्वक कर पाते थे। तो इसके बारे में देखना है। तो वियतनाम में स्कूल दाखिला लेने की ताकत वहाँ के धनी वर्ग के पास ही थी। यह देश की आबादी का एक छोटा हिस्सा था जो स्कूल में दाखिला ले पाते थे। उनमें से बहुत से थोड़े विद्यार्थी ऐसे होते थे जो सफलतापूर्वक स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाते थे। दरअसल बहुत सारे बच्चों को तो आखिरी साल की परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि वे अच्छी नौकरियां के लिए योग्यता प्राप्त न कर सके। आमतौर पर दो तिहाई विद्यार्थियों को इस तरह फेल कर दिया जाता था। 1925 में 1.7 करोड़ की आबादी में स्कूल की पढ़ाई पूरा करने वालों की संख्या 400 से कम थी। फ्रांसीसी के वियतनाम में मैकलॉग डेटा इलाकों में खेती बनाने के लिए सबसे पहले नए बनवाई और को सुखाने के लिए जमीनों की निकासी का प्रबंध शुरू कर दिया। सिंचाई का विशाल व्यवस्था बनाई। बहुत सारे नहरें और भूमिगत जल धाराएं बनाई। ज़्यादातर लोगों को ज़बरदस्त कामों पर लाकर निर्मित की गई इस व्यवस्था से चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। ऐसे 26 में साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ी आंदोलन था। यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब एक कक्षा में अगली सीट पर बैठी वियतनामी लड़की को पिछले कतार में जाकर बैठने के लिए कहा गया, क्योंकि अगली सीट पर एक फ्रांसीसी लड़की को बैठना था। वियतनामी लड़कों ने सीटें छोड़ने से इनकार कर दिया। स्कूल की प्रिंसिपिया एक फ्रांसीसी थी, उसने उस लड़की को स्कूल से निकाल दिया। अन्य विद्यार्थी ने भी जब प्रिंसिपल के फैसलों का विरोध किया तो उसने भी स्कूल से निकाल दिया गया। बाद में वो विवाद बहुत फैला गया। हालात बेकाबू होने लगे तो सरकार ने आदेश दिया कि लड़की को दोबारा स्कूल में वापस ले लिया। फ्रांसीसी ने लड़के को दाखिला दे दिया, लेकिन ये ऐलान भी कर दिया कि मैं
सारे वियतनाम का पाँव तले कूचे कर रख दिया। हनोई के फ्रांसीसी आबादी वाले हिस्सों की एक खूबसूरत और साफ सुथरे शहर के रूप में बनाया गया था। वहीं चौड़ी सड़कें थे, जल निकासी का बढ़िया इंतजाम था। शहर के आधुनिक मांगे में लगे विशाल शिविर आधुनिक के प्रतीक थे। यह शिविर चूहों को पनपने के लिए आदर्श आश्रय साबित हुआ। शिविर चूहों का निबंध अवजाहों के लिए भी उचित थे। उन्होंने चलते हुए चूहों पर शहर में भटकते खमते थे और उन्हें पाइपों के रास्ते चूहे फ्रांसीसी के चौक संबंधी गाँव में घुसाने लगे। टोकन फ्री स्कूल की स्थापना के पीछे कौन से विचार थे? वियतनाम में अनौपचारिक विचारों के लिहाजा से यह उदाहरण कितना सटीक है? तो 1907 में यकन फ्री स्कूल की स्थापना की गई। इसी स्कूल के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे। पश्चिमी ढंग से शिक्षा देना था। इस शिक्षा में विज्ञान, स्वाक्षर, फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं भी शामिल थे। यह वियतनाम में उपनिवेशिक विचारों का सटीक उदाहरण है, क्योंकि स्कूल की राय सिर्फ विज्ञान और पश्चिमी विचारों की शिक्षा प्राप्त कर लेनी ही काफ़ी नहीं था, बल्कि अधिक बनने के लिए वियतनामों की पक्षी के लोगों को जैसे ही दिखाना भी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वियतनाम में वैश्विक विचारों का सटीक उदाहरण है, क्योंकि स्कूल की राय में सिर्फ विज्ञान और पश्चिमी विचारों की शिक्षा प्राप्त कर लेना ही काफ़ी नहीं था, बल्कि आधुनिक बनाने के लिए वियतनामी को पश्चिमी के लोगों जैसा ही दिखना भी पड़ेगा। यह स्कूल अपने छात्रों को पश्चिमी शैलियों को अपनाने के लिए उकसाता था। बच्चों के छोटे छोटे बल रखने के लिए सलाह दी जाती थी। वियतनामियों के लिए यह अपनी पहचान को पूरी तरह बदल डालने वाली बात थी, तो वह पारंपरिक रूप से लंबे ही बाल रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वियतनाम के बारे में फान युचिन का उद्देश्य क्या था? फान बोईचुन और उनके विचारों में क्या भिन्नता थी? तो फान युचिन वियतनाम के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता में से एक थे। वे राजशाही राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए शाही दरबार या राजा की सहायता ली जाए। वे एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। पश्चिमी के लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रभावित चीन पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह खत्म करने के खिलाफ थे। उन्हें मुक्ति के फ्रांसीसी क्रांतिकारी आदर्श तो पसंद थे, लेकिन उनका आरोप था कि खुद फ्रांसीसी उनके आदर्शों का अनुसरण नहीं करते थे। उनकी मांग था कि फ्रांसीसी शासक वियतनाम में वैधानिक एवं शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर कृषि के उद्योगों को विकास करे। फांग बोईचान में एक राष्ट्रवादी नेता थे। 1903 में रेगुलेशन सोसाइटी नामक राष्ट्रीय का गठन किया और तभी से वे उपनिवेशवाद थे। विरोधी आंदोलन के अहम नेता बन गए थे। उनके विचार फोन बोलचाल से चीनी राजशाही का उखाड़ फेंकना पड़ता था, लेकिन बोई चुई कहते थे कि उपनिवेशक शासन की समाप्ति के लिए राजशाही का प्रयोग किया जाए। तिन्ही का योजना था कि लोगों के राजशाही के खिलाफ खड़ा किया जाए और फान बोईचुन उस योजना से असहमत थे। वास्तव में दोनों का लक्ष्य एक ही था, कि लेकिन रास्ते अलग अलग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस अध्याय में अपने जो पढ़ा है इसके हवाले से वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर चीन के प्रभाव की चर्चा करें। तो चीन के प्रभाव के बारे में जानेंगे हम लोग। तो इस अध्याय के आधार पर देखा है तो वियतनाम की संस्कृति और जीवन पर चीन के प्रभाव का स्पष्ट नजर आता है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, वियतनाम के प्रारंभिक इतिहास को देखें तो पता चलता है कि पहले यह बहुत सारे समाज रहते थे और पूरे इलाके में शक्तिशाली चीनी साम्राज्य का वर्चस्व था। जब वो स्वतंत्र देश की स्थापना कर ली गई तो देश वहाँ के शासक न केवल चीनी शासन व्यवस्था को बल्कि चीनी संस्कृति को भी अपनाए रखा। वियतनाम समुद्री सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था, इस कारण उनके चीन के साथ आर्थिक संबंध भी थे। इस रास्ते में से वस्तु, लोगों और विचारों को चीन के साथ आदान प्रदान चलता रहता था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन दोनों देशों में बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियस धर्म प्रमुख रहे, जिन्होंने दोनों देशों के आपसी संबंध को काफ़ी मजबूत बना दिया। वियतनाम को अभिजीत वर्ग चीनी भाषा और कन्फ्यूशियस की शिक्षा ली थी। साम्राज्यवाद शक्तियों ने जब रेल, सड़क और आदि के माध्यम से इन दोनों देशों को एक प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया तो देश और निकट आ गए। विदेशी साम्राज्य को मुकाबला करने के लिए
दोनों को एक जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिससे इनके संबंध घनिष्ठ हो गए। इस प्रकार धीरे धीरे वियतनाम के चीन की संस्कृति में आपको रंग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वियतनाम में उपनिवेशवाद को विरोधी भावनाओं के विकास में धार्मिक संगठनों की भूमिका क्या थी? तो वियतनाम में धार्मिक विश्वास बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियवाद और स्थानीय रीति रिवाजों पर आधारित था। फ्रांसीसी मिशनरी वियतनाम में ईसाई धर्म के बीज बोने का प्रयास कर रहे थे। 18वीं सदी से बहुत ही सारे धार्मिक आंदोलन पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव और उपस्थिति के खिलाफ जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे। इसके दो उदाहरण हैं। रॉकलस रिवॉल्ट 1868 के रॉकलस रिवॉल्ट फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ शुरुआती आंदोलन में से था। इस आंदोलन के बागडोर शाही दरबार के अफसरों के हाथों में थी। यह अफसर कैथोलिक धर्म और फ्रांसीसी सत्ता के प्रसार से नाराज थे। इन्होंने 1000 से ज़्यादा ईसाइयों का कत्ल कर डाला। कैथोलिक मिशनरी 17वीं शताब्दी के शुरू से ही स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ने में लगे हुए थे। 18वीं सदी के अंत तक उन्हें लगभग 3 लाख लोगों को ईसाई बना लिया। फ्रांसीसी ने 1868 के आंदोलन को भी कुचल दिया, किंतु इस बगावत ने देशभक्ति को उत्साह का सुचारू जरूर किए। हाओ आंदोलन देखेंगे तो हाओ आंदोलन क्या था? यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। यह एक ऐसा धार्मिक आंदोलन था जो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध चलने वाले आंदोलन का पक्षधर था। हरे भरे मैकोंग डेल्टा इलाके में इसे भारी लोकप्रियता मिली। इस आंदोलन के संस्थापक का नाम हुनहु फूसी थी। वे जादू टोना और गरीबों की मदद किया करते थे। फ्रांसीसियों ने इस आंदोलन के कुचलने का प्रयास किया। इस तरह के आंदोलन के राष्ट्रवादी की मुख्य धारा के अंदर अधिक संबंध रखता था। राजनीतिक दल ऐसे आंदोलन से जुड़े जनसंपर्क का फायदा उठाने की तो कोशिश करते थे, लेकिन उनकी गतिविधि से बचने भी रहते थे। इसके बावजूद साम्राज्यवाद भावनाओं को झोंका-झोरने में ऐसे आंदोलन के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, वियतनाम युद्ध में अमेरिका हिस्सेदारी के कारणों की व्याख्या करें। अमेरिका के हिस्सेकृत से कृत से अमेरिका में जीवन पर क्या असर पड़ा? वियतनाम युद्ध में अमेरिका की हिस्सेदारी के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। अमेरिका के नीति निर्माता इस बात से परेशान थे कि अगर यहाँ पर मिल की सरकार अपने प्रयासों में सफल हो गई तो यहाँ पर क्षेत्र के आसपास के देशों में भी समाजवादी सरकार स्थापित हो जाएगी। दूसरी का पॉइंट, इसमें एशिया में महाद्वीपों में साम्राज्यवादी विचारधाराओं को मजबूत आधार मिल जाएगा और पूंजीवादी देश अन्य साम्राज्यवाद हितों के महाद्वीपों में पूरा नहीं कर सकेंगे। तीसरी का पॉइंट, अमेरिका ने फ्रांसीसी के इस युद्ध में मदद इसलिए भी की वह विश्वास के देशों को यह बताना चाहता था कि वह पूंजीवादी देशों का सबसे बड़ा शुभचिंतक है, अतः हर विपत्ति के समय में वह उनकी यथासंभव मदद करेगी। अमेरिका वियतनाम के पक्ष में भी नहीं था। जब वह चीन मिलों के नेतृत्व वाली सरकार की सहायता से एनएफ देश के एकीकरण की आवाज़ उठाई तो अमेरिका इसकी बढ़ती ताकत व प्रस्तावों से भयभीत हो गया। तो सोचने लगा कि वह कहीं पूरे वियतनाम समाजवादियों का प्रभाव न बढ़ जाए, इसलिए उक्त वियतनाम में फौजें और युद्ध सामग्री का एकत्र करना प्रारंभ कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका के खिलाफ वियतनामी युद्ध का निम्नलिखित दृष्टिकोण से मूल्यांकन कीजिए। होंग चाची भूल भुलैया, मार्ग पर माल ढोने वाले कुली या एक महिला सिपाही। तो फर्स्ट देखेंगे, होंग ची भूल भुलैया मार्ग पर माल ढोने वाले कुली का भूमिका। अमेरिका और वियतनाम के युद्ध में हो ची भूल भुलैया मार्ग पर माल ढोने वाली कुलियों ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मार्ग का प्रयोग देश के उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिक व रसद पहुंचने के लिए होता था। जिस वियतनामी सैनिक अमेरिका का मुकाबला कर पाए
इस मार्ग पर सामान पहुंचाने वाले कुली लगभग 25 किलो सामान पीठ पर या 70 किलो सामान साइकिल पर निकल जाते थे। अमेरिका सैनी ने वियतनाम सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति को बंद करने के लिए कई बार इस मार्ग पर बम बरसाए, किंतु वे इसे ध्वस्त नहीं कर पाए क्योंकि वहां के लोग हर हमले के बाद उसके फौरन मरम्मत कर लेते थे। इससे पता चलता था कि वियतनाम के लोग सीमित संसाधनों का सूझबूझ से प्रयोग करना चाहते थे। एक महिला सैनिक के बारे में जानेंगे। त्रियुयु विश्व के लगभग प्रत्येक देश में जहां पर राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, महिलाओं की छवि का एक योद्धा के रूप में चित्रित करके जन प्रेरणा के लिए उनका प्रयोग हुआ। वियतनाम में से एक ऐसी महिला त्रियुयु थी जिनका जन्म 3री सदी में हुआ था। बचपन में ही अनाथ हो गई, इस कारण वो अपने भाई के साथ जन्म 3री सदी में हुआ, वह बचपन में ही अनाथ हो गई, इस कारण वो अपने भाई के साथ रहने लगी। जब वो बड़ी हुई तो अपने घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। यहाँ उन्हीं पर एक विशाल सेना का गठन किया और चीनियों के वर्चस्व को चुनौती दी। जब उनकी सेना इस संघर्ष में हार गई तो उनके जल में डूबकर की तरह पूजा भी की। राष्ट्रवाद ने अपनी छवि का प्रयोग वियतनामी अमेरिका युद्ध में जनता में साहस का भावना उत्पन्न करने के लिए किया। वियतनाम में साम्राज्यवाद के विरोध संघर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका थी, इस तुलना भारतीय राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका कीजिए। वियतनाम में साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष में महिलाओं की उत्पन्न भूमिका रही। बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं विरोधी संतुलन में शामिल हो गई। वे घायलों की मरहम पट्टी करने, भूमिगत कमरे व सुरंग बनने वाले दुश्मनों से मोर्चा लेने पर बढ़कर हिस्सा लगा। उन्हें छवई हुई पट्टी बनाई, 10,000 बमों को बेकार दिया, 1000 किलो माल ढोया और हथियार व गली बरामद की सप्लाई जारी रखा और 15 जहाजों को मार गिराए। 1965 से 75 के दौरान इस मार्ग पर चलने वाली युवाओं में 70 से 80% लड़कियां थी। एक सैनिक इतिहास के अनुसार वियतनाम सेना में 15 लाख महिला थी। इस संघर्ष में अद्वितीय साहस का परिचय दिया था। राष्ट्रवादी भारतीय महिलाओं की वियतनामी राष्ट्रवादी महिलाओं की तुलना। भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़कर भाग लिया था, परंतु उनके विरोध के तर्क वियतनामी महिलाओं से भिन्न थे। जैसे 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में सम्मिलित होकर और लखनऊ की बेगम जीनत महल ने महल में ही रहकर अपने सेना का नेतृत्व किया। भारतीय महिलाओं को युद्ध की बजाय जिन आंदोलनों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई, जैसे होमरूम आंदोलन, संविना वगैरह आंदोलन आदि। भारतीय महिलाओं की संघर्षों का तरीका शांतिपूर्ण विरोधी करने का था। धरने पर बैठना और जालासों की योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आदि का प्रमुख कार्य था। नेक्स्ट 4 नंबर पर, यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिला ने शांतिपूर्ण मार्ग अपनाकर अपने विरोध प्रकट शासन के प्रति किंतु परंतु जब आज़ाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठन किया तो भारतीय महिलाओं से भी बढ़ती हुई। इस प्रकार भारतीय महिलाओं ने शांतिपूर्ण विरोध के मार्ग को अधिक अपनाया था। परियोजना कार्य में देखेंगे। परियोजना कार्य में देखेंगे, दक्षिण अमेरिका के किस एक देश में साम्राज्यवादी विरोध आंदोलन के बारे में पता लगाइए। कल्पना कीजिए, इस देश के एक स्वतंत्रता सेनानी वियतनाम के एक सिपाही से मिलता था। वह दोस्त बन जाते हैं। वह अपने अपने देश में स्वतंत्रता संघर्ष के अनुभवों को चर्चा करने लगते हैं। उनके बीच क्या बातचीत हो सकती है, उसे लिखे। तो आंसर देखें, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी उपनिवेश के साम्राज्यवाद के विरोध संघर्ष प्रारंभ हुआ तब संघर्षवाद दक्षिण अमेरिका के देशों में ही था, पर इन प्रदेशों की स्वतंत्रता सरकार बनी। यहाँ के देश अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, पैराग्वे और क्यूबा। अर्जेंटीना का साम्राज्य विरोध आंदोलन। दक्षिण अमेरिका के इतिहास में अर्जेंटीना में नए शासन की स्थापना एक नए युग को भी श्री गणेश था। 24 फरवरी 1946 को जेडी पेरा के नेतृत्व में सरकार बनी। यूएस स्वयं राष्ट्रपति नियुक्त हुए। सरकार को जन साधारण का समर्थन प्राप्त था। सरकार ने समर्थन प्राप्त किया था। पेरा ने अपने देश के
आर्थिक विकास के लिए कई जनहित कार्य किया, जैसे उद्योगों की प्रगति, रेल, टेलीफोन का विकास आदि किया। देश के सुरक्षा के लिए सैनिक सदस्यता के कार्य भी किए। 14 सितंबर 1953 को पेरो के विरुद्ध सैनिक विद्रोह हुआ और यहाँ पर सैनिक शासन की स्थापना हुई। जब दोनों देशों की सैनिक आपस में एक दूसरे से मिलता था, वो संभवतः यह बातचीत करते थे। दोनों अपने अपने देशों में अमेरिका के विरोध संघर्षों के बारे से बात करेंगे, जो उनके कैसे देशों के लोगों ने अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देकर उसे हराया। वियतनामी सैनिक जब अर्जेंटीना के सैनिकों को अपने देश के छात्रों और महिलाओं के योगदान के विषयों में बताएगा कि अर्जेंटीना एक सैनिक भी बताया कि उसे देश में भी वर्गों ने संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वियतनामी सैनिक संघर्षों के बाद स्थापित हुई सरकार के विषय में बता सकता था। अर्जेंटीना का सैनिक भी बताया कि उसे देश की नई सरकार ने भी कई जनहित कार्य किए तथा उसे देश का सबसे विकास हो सका। अगर जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ये क्लास 10th का हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर था, जिसका टॉपिक का नाम था इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। थैंक्स।